आप सभी स्टूडेंट्स का आज के हमारे द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर एनालिसिस का, जहाँ पर आपको पता है हम लोग बिल्कुल डिटेल में एक न्यूज़ को पकड़ कर बाकी न्यूज़ को इग्नोर नहीं क्या करते। सिर्फ 4 न्यूज़ डिस्कस करके कुछ भी जो भी हमें आता है वो नहीं डिस्कस करते, पूरा हिंदू एग्जॉस्टिवली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। प्लस इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमी प्लस एक्सप्लेन्ड सेक्शन को भी देखते हैं। और इसके साथ साथ इस पूरे न्यूज़पेपर में जो भी आपके प्रीलिम्स और काम मेंस के काम का होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा एडिशनल आर्टिकल्स मैं डिस्कस करती हूँ। मतलब उसमें बेसिकली मैं बताती हूँ कि उसमें क्या टैग्स वगैरह क्या मतलब बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस में काम आ सकता है, बट वो टेलीग्राम चैनल पे। बट हिंदू इंडियन एक्सप्रेस तो यहाँ हम रोज सेशन में करते ही हैं। विद इन 45 मिनट्स जनरली हमारा कवर हो जाता है बहुत अच्छे से। अगर आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए और भी आपको बहुत सारे मेरे वीडियोस के बारे में चाहिए, पीडीएफ वगैरह की हेल्प चाहिए, बिकॉज मैं वीडियोस में जो डिस्कस करती हूँ उसके पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक प्रोवाइडेड है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के एक्शंस पर सवाल उठाए हैं लिकर स्कैम प्रोब में। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसने क्या किया, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के अगेंस्ट केस रजिस्टर किया था, है ना, एक लिकर स्कैम के कॉन्टेक्स्ट में। और यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी चार्जेस लगाए थे, बिकॉज एक एक्ट है हमारे पास, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो क्राइम्स है उनको टैकल करने के लिए इसमें कुछ ऑफेंसेस दिए हुए हैं, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड उससे रिलेटेड जो प्रिडिकेट ऑफेंसेस हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। इस पीएमएलए एक्ट के अंदर हमने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एम्पावर कर रखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से रिलेटेड जितनी भी प्रोसीडिंग्स रहेंगी, जैसे अरेस्ट या फिर प्रॉपर्टीज़ को सीज करना, अटैच करना, ये सब चीज़ें करना, स्टार्टिंग में इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करना जिसके बेस पर अरेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये सारी चीज़ें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। अब इस एक्शन के खिलाफ पिटिशन सुनी गई और उसके बाद में यहाँ पर ये जो आपका सवाल है ये ईडी के एक्शंस पर उठाए गए। इनफैक्ट स्टे लगा दिया गया है सेंट्रल एजेंसी की प्रोब पर, राइट। अब यहाँ पर एंगल है पॉलिटिक्स का, ऐसा माना जा रहा है। देखिए जीएस पेपर 2 में आपका एक टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये वहाँ पे काम आएगा। आप इसको भी एक रेफरेंस की तरह लिख सकते हो। जैसे तमिलनाडु में गवर्नर की जितनी भी स्टेप्स थी कि बिल्स को वो रिजर्व कर दे रहे थे, बहुत देर देर बाद उस पर डिसीजन दे रहे थे, वीटो कर दे रहे थे मर्जी से, है ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट आया था। और गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं आर्टिकल 200 और 201 में, उसको बहुत ज़्यादा लिमिट करने की कोशिश की गई। वैसे ही एक और सेंटर स्टेट डिस्प्यूट का सेंटर स्टेट रिलेशंस में आपके लिए एक एग्जाम्पल बन गया, राइट। ठीक है कि कैसे यहाँ पर ये एक्शंस ली जा रहे हैं, बट ईडी के एक्शंस को खुद सुप्रीम कोर्ट कैसे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखोगे एक केस का रेफरेंस है, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, ईडी को यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे, बट नाउ दिस इज़ बीइंग चैलेंज। तो कोर्ट ने बोला है एक बार ये केस की यहाँ पर प्रोनाउंसमेंट्स हो जाए उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ये वाले केस में क्या करना है। तब तक इन्होंने एक्शन जो है उसको स्टे कर दिया। तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के हिसाब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा और मेंस के हिसाब से फेडरलिज्म सेंटर स्टेट रिलेशंस में ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि देखिए ये जो बॉडीज़ हैं जैसे ईडी वगैरह हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा गया, बट कैसे इन बॉडीज़ को यूज़ किया जाता है बाय दी सेंटर, एंड कैसे इससे सेंटर स्टेट रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। बिकॉज एक टाइम पर सीबीआई के बारे में यही रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट दिया करता था कि सीबीआई एक केज्ड पैरेट है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ईडी वो रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर इतना हमने देखा, इतना हमारे काम का है इस आर्टिकल में से। अदर देन दिस आप देखेंगे एक एसी बस में फायर लग गई है। नाउ ऐसे तो देखिए जनरल फायर्स वगैरह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं डिस्कस करने जितना, बट डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जीएस पेपर 3 से आप इस जैसलमेर में इस एक्सीडेंट को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें आप देखो डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, है ना। एक मतलब बस में ये आप देख रहे हो एसी बस में 20 किल्ड, सो दैट्स वाई थोड़ा सा हम इस पर फोकस कर सकते हैं। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पर इस पर रेफरेंस दिया। सो मतलब इट्स अ थिंग टू बी अंडरस्टूड। मतलब ऐसे हमें सोचना चाहिए कि हमारे इंडिया में जो ये बसेस हैं, ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, आर दे सेफ़ टू ट्रैवल? क्या इनमें कोई मैनमेड डिज़ास्टर नहीं हो सकता, राइट। बिकॉज हैज़ार्ड तो होता ही है, एसी वगैरह बस में एयर कंडीशनिंग काम करती है तो आग लगने का डर तो होता ही है।
बट क्या हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उतने पुअर हैं? क्या हमारी अथॉरिटी स्टेट लेवल पर ये ट्रांसपोर्टेशन के केस में सेफ्टी को ओवरसी नहीं कर पा रही हैं? क्या यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी का, या फिर कैपेसिटी कम है इनकी, या फिर मैन पावर बर्डनड है, या फिर प्रॉपरली जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज होते हैं और जो आपकी बॉडीज़ हैं इन पर प्रॉपरली इंस्पेक्शन नहीं किया जाता इनके थ्रू, ऐसे ही लाइसेंसिंग वगैरह मिल जाती है बस रन करने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से मेरे दिमाग में जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे आया। बाकी ये जनरल डिटेल्स हैं, बाकी तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के हिसाब से। बाकी माओइस्ट के बारे में है कि इतने सारे माओइस्ट ने एक साथ महाराष्ट्र में हथियार डाल दिए, राइट। अब देखिए, वैसे ये टॉपिक पूरा इंटरनल सिक्योरिटी का है जीएस पेपर 3 में। इंटरनल सिक्योरिटी में रिलेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के विद डेवलपमेंट, जैसे लिंकेजेस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विद डेवलपमेंट टॉपिक आता है, वहाँ से रिलेटेड है ये। देखिए यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, दुनिया दो हिस्सों में ऑलमोस्ट बढ़ गई थी कोल्ड वॉर के टाइम पर पिछली सेंचुरी में, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। तो जो सोशलिज्म वाला हिस्सा है, कम्युनिज्म वाला, उसको हम लेफ्ट वाला बोलते हैं। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, यही सोशलिस्टिक कम्युनिस्टिक, कुछ कम्युनिज्म के बेस पर, सोशलिज्म के बेस पर अगर आप कुछ एक्शंस लेते हो और प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स को टॉपल करने की कोशिश करते हो, जैसे सरकार गिराने की कोशिश करते हो, ऐसे नहीं, डेमोक्रेसी के थ्रू वायलेंस करके, तो उसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। और इंडिया में 1966-67 में यहाँ बंगाल के, जो आपका दार्जिलिंग के पास में सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला इलाका है, वहाँ पर नक्सलबाड़ी करके एक विलेज है। नक्सलबाड़ी में चारू मजूमदार, जग्गू कान्याल, है ना, इन सब के लीडरशिप में एक मतलब विलेजर्स ने पुलिस वालों को ही मार डाला था। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया में नक्सलबाड़ी, वो नक्सलिज्म, है ना। और फिर इन लोगों ने आगे, ये जो लीडर्स थे, इन्होंने चारू मजूमदार की लीडरशिप में सीपीआई, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वगैरह पार्टी बनाई थी, सो दैट दे कैन रन दिस रिवोल्यूशन अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। और इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ वायलेंस करना, पुलिस थाने उड़ा देना, एजुकेशन हॉस्पिटल्स उड़ा देना, ये सब करना। एंड इसी में माओइज्म धीरे धीरे और डेवलप हुआ। माओइज्म का मतलब है कि आप चाइना के जो माओ जेडोंग थे, है ना, जो बोलते थे पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, पावर से सबको दबाऊंगा मैं, कल्चरल रिवोल्यूशन करके चाइना में मिलियंस को मार डाला, राइट। इनको अपना लीडर मानते हैं, पूरी माओ की फिलॉसफी चलते हैं, इनको माओइस्ट बोलते हैं। तो ऐसे सीपीआई माओइस्ट का कैडर है, बहुत टाइम से गवर्नमेंट से लड़ रहा था, अब इन्होंने जाके सरेंडर कर दिया है ना। सरेंडर क्यों किया है, ऑब्वियस से रीजंस हैं। देखिए इंडिया में एक, यहाँ पर लास्ट डेकेड में ना ऐसा हुआ मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर कि एक दो कुछ डिजास्टर्स हुए अगेन, है ना। नक्सलाइट्स ने अटैक किया सीआरपीएफ वालों पर, और फिर बहुत हैवी कैजुअलिटीज हमें देखने को मिली। इसके बाद पीएम मोदी ने दिया समाधान डॉक्ट्रिन, है ना। समाधान डॉक्ट्रिन में इन आठों ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनका अपना खुद का मतलब है। जैसे एम का है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, राइट। डी का है डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज, ए का एग्रेसिव स्ट्रेटजी। तो इस डॉक्ट्रिन के बेसिस पर अब गवर्नमेंट स्टेप्स लेने लगी, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड और सॉफ्ट पावर के स्टेप्स गवर्नमेंट लेने लगी। हार्ड पावर में बहुत ज़्यादा, जैसे सीआरपीएफ वालों को आर्म करना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस करना। जो सीआरपीएफ वालों की कोबरा बटालियन है जो नक्सलाइट्स वगैरह से लड़ती है इफेक्टिवली, उस बटालियन के द्वारा स्टेट की पुलिस फोर्सेस का यहाँ पर ट्रेनिंग करना, ऐसी हार्ड स्टेप्स हम लेने लग गए, इनको ढूंढ ढूंढ कर मारने लग गए, राइट। एंड ऐसे ही आंध्र प्रदेश का एक यहाँ पर ग्रे हाउंड्स करके एक फोर्स है। इसी में उड़ीसा स्टेट ने क्या किया कि पुलिस जो थाने थे उन्हीं का फोर्टिफिकेशन कर दिया, पुलिस थानों को किले की तरह बना दिया, सो दैट ये पुलिस थाने बार बार ना उड़ाए जाएँ। सॉफ्ट मेजर्स भी लिए, जैसे सीआरपीएफ वालों की सबसे ज़्यादा यहाँ पर जाने जो है वो रोड बनाने में गई हैं एक्चुअली, राइट। तो रोड वगैरह बनाई गई। एक प्रोग्राम आया था आज से कुछ साल पहले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, जो अभी भी अच्छा चल रहा है। फिर 2023 में इसी के लाइन्स पर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम आया। तो ये प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए उन्हीं एरियाज में सबसे ज़्यादा लाया गया जो नक्सलाइट इफेक्टेड थे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड और सॉफ्ट पावर से अब हम लोग नक्सलिज्म पर, इवन माओइज्म पर ऑलमोस्ट विक्ट्री पा चुके। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोल भी दिया 2026 तक हम पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम को ही भारत में जड़ से उखाड़ देंगे, राइट। तो इसलिए अब ये सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड और सॉफ्ट मेजर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, और अब इतना कुछ इनका खास यहाँ पर रहा भी नहीं है कि ये लड़े बैठ के, मतलब ऐसा कुछ लड़ाई में इतना कुछ इनके लिए बचा भी नहीं है। बहुत सारे लोग एजेड भी हो जाते हैं, एज हो जाती है, उसके बाद भी वो सरेंडर कर देते हैं कि चलो ठीक है, अब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, अब लड़ाई तो नहीं कर सकते बूढ़ी एज में जाके सरकार से, तो ऐसा भी होता है। तो और अ, अब इसके साथ साथ यहाँ पर और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन पर हम चलते हैं। जैसे पाकिस्तान लॉस्ट मोर देन 100 सोल्जर्स इन पोस्ट पहलगाम, ठीक है, ये मतलब ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान का इशू तो चलता रहेगा। इंडिया पोस्ट टू रिज्यूम मेल सर्विसेज टू यूएस फ्रॉम टुडे, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। इंडिया पोस्ट का रोल जो ऐसे चेंज हो रहा है वो ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन चक्र, ये प्रीलिम्स के हिसाब से रट लेना है। सीबीआई का एक यहाँ पर
चक्रा करके ऑपरेशन है, इसका 5th फेज चल रहा है। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के लिए सीबीआई एफर्ट्स लेने की कोशिश करता है और फ्रॉडस्टर्स को पकड़ता है जो कॉल करके आपको यहाँ पर एसएमएस कैंपेन्स भेजते हैं, फ्रॉडलेंट चीज़ें करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। पैसे वैसे मांग लेंगे ऑनलाइन आपसे, ये सब करेंगे। इसके अलावा डैशबोर्ड टू कीप ट्रैक ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशन लॉन्च्ड, ये जीएस पेपर 2 जुडिशरी से रिलेटेड है। और यहाँ पर देखिए जुडिशरी में हमने देखा है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के हिसाब से ओवरऑल इंडिया में 4.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के लिए 80,000 करोड़ से ज़्यादा हैं। और इनमें से जो आधे केसेस हैं जो पूरे देश में पेंडिंग है वो सरकार की तरफ से हैं। सरकारी बाबू कुछ रिस्क नहीं लेते हैं ज़्यादा, है ना, डेमोक्रेटिक अप्रोच है नहीं, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रखते हैं एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ इसको। और यहाँ पर जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है उस केस को छोड़ देते हैं और उसमें लिटिगेशन प्रेफर करते हैं ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट्स खुद। इसकी वजह से सरकार मेजर लिटिगेंट है इंडिया में। और इसको मैनेज करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया था कुछ साल पहले, लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, ताकि रियल टाइम डेटा पता चल सके कोर्ट केसेस का, स्पेशली जिनमें सरकार एक पार्टी है। तो अब इसके लिए डैशबोर्ड बताया गया है गवर्नमेंट लिटिगेशन को ऑनलाइन यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रैक करने में। तो ये एक तो जीएस पेपर 2 जुडिशरी, एक जीएस पेपर 2 में ही यहाँ पर ई गवर्नेंस का टॉपिक है, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट, कि कैसे यहाँ पर ये एक तरीके से गवर्नमेंट के लिटिगेशन के बारे में बता रहा है और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ एक मंगोलिया के साथ आपका ये जीएस पेपर 2 इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस में इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेंट्रल एशिया के बारे में हमारी एक पुरानी पॉलिसी है कनेक्ट सेंट्रल एशिया, 2012 में आई थी लगभग। और इसमें यहाँ पर बताया गया था कैसे कॉमर्स में, कैसे यहाँ पर हमारी एजुकेशन सेक्टर में स्कॉलरशिप्स वगैरह देकर कैसे कल्चरल रिलेशंस अच्छे रख के हम सेंट्रल एशिया से अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं। अब ये आज के टाइम में और ज़्यादा अर्जेंट हो गया, स्पेशली मंगोलिया से, क्योंकि मंगोलिया चाइना के नॉर्थ में है ना। मंगोलिया बिल्कुल एक जैसे बर्गर के बीच में एक वो पेटीज फंस जाती है ना, दो बर्गर के पाव के बीच में, वैसे ही चाइना और रशिया के बीच में मंगोलिया फंसा हुआ है, राइट। और चाइना के कुछ डिस्प्यूट्स हैं लैंड बॉर्डर में जो कि मंगोलिया के साथ भी हैं। अब चाइना जैसे ही इंडिया की तरफ ज़्यादा कुछ सलामी टैक्टिक्स या फिर गलवान जैसी कुछ हरकत करेगा तो हम मंगोलिया के साथ यहाँ पर कोऑपरेट करके अपने लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, जिससे चाइना थोड़ा सा डेटर हो, चाइना डरे और हमारे खिलाफ एक्शंस डाले। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए इंडिया यहाँ पर मंगोलिया में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, हमारी जो बुद्धिस्ट लिंकेजेस हैं, क्योंकि वो बुद्धिस्ट लिंकेजेस सिर्फ चाइना और साउथ कोरिया के साथ नहीं है, यहाँ मंगोलिया के साथ भी हैं। इसके साथ साथ ये भी अनाउंस किया यहाँ पर कि जो लॉर्ड बुद्धा है ना, उनके लीडिंग डिसाइपल्स थे 2, है ना, इनके जो रेलिक्स हैं ये भी यहाँ पर मंगोलिया को दिए जाएंगे, राइट, जब इंडियन पीएम नेक्स्ट ईयर मंगोलिया जाएंगे। और फ्री ई वीज़ाज़ भी मंगोलियन सिटीजन्स को इशू करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे देखो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन हम मंगोलिया से इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि चाइना लगातार इंडिया का स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट करने की कोशिश कर रहा है। साउथ एशिया में इंडिया को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, हर जगह से। और यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी भी अपना रहा है, ऐसे अपने पोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं। इंडिया को स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट को काउंटर करना है और इसमें क्या काम आएगा, ऐसे रिलेशंस ही काम आएंगे, राइट। तो ये आप देखो यहाँ पर इस टाइप से चीज़ें चल रही हैं। 2 डिसाइपल्स बुद्धा के दिए हुए आर्टिलगंजी के हिसाब से याद रख लेना, सारीपुत्र और मौदगल्यान, राइट। तो ये महामौदगल्यान, तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। बाकी कुछ एरियाज हैं, इमिग्रेशन कोऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन एड, वो तो इंडिया करता है, ये फर्स्ट सिक्योरिटी रिस्पॉन्डर है। अब तो इस साल हमारी महासागर पॉलिसी आई है, उसके हिसाब से जियोलॉजी मिनरल रिसोर्सेज में भी मंगोलिया के पास रिसोर्सेज हैं ठीक ठाक, जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सेंट्रल एशिया की और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे 5 कंट्रीज़ हैं, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, एक किर्गिस्तान है और एक तजिकिस्तान है। तो तजिकिस्तान में इंडिया का एक एयरबेस हुआ करता था, फरखौर एयरबेस, अकेला ऐसा इंडिया का ऐसा मिलिट्री एसेट था पहले जो इंडिया से बाहर था। बाकी इसके बाद किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान में यहाँ पर उज़्बेकिस्तान, ये मतलब थोड़ा सा सटा हुआ है चाइना से, सो दैट्स वाई यहाँ पर भी वो जो उइघुर्स हैं इनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, इसलिए रेडिकलाइजेशन का डर रहता है। इसके साथ साथ कज़ाकिस्तान है, कज़ाकिस्तान में यूरेनियम बहुत ज़्यादा मिलता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के रिजर्व्स कज़ाकिस्तान से हैं। उज़्बेकिस्तान में गोल्ड के रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं और तुर्कमेनिस्तान में गैस के रिजर्व्स है, इसलिए इनके साथ हम तापी पाइपलाइन भी सोच रहे थे, राइट। तो इसलिए सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल, कि इनसे रिसोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे हम ले सकते हैं। 7th NSG हब टू कम अप इन अयोध्या, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये बेसिकली NSG इंदिरा गांधी की जब हत्या कर दी थी उनके गार्ड्स ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, उसके बाद आया, पूरी काले कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं, काले कलर का मास्क पहनते हैं, इसलिए इनको ब्लैक कैट कमांडोज भी कहते हैं। ये ब्लैक कैट कमांडोज को क्रिटिसाइज़ किया गया था 26/11 के अटैक के बाद, जब इनको बुलाया गया, लेकिन ये शायद थोड़ा सा इनको आने में देरी हो गई थी। और इसके साथ साथ
यहाँ पर ये ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल था, मीडिया इनके एक्शंस को बार बार दिखा रहा था, तो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। इसके पहले से कुछ हब्स हैं मेजर सिटीज़ में, क्योंकि देखिए एनएसजी का फंक्शनिंग क्या है, ये सिक्योरिटी के लिए है। और बेसिकली जब ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो एनएसजी वालों को बुलाया जाता है, बॉम्ब डिस्पोजल के लिए भी यहाँ पर एनएसजी वालों को बुलाया जाता है। तो वैसे तो आप देखोगे कि इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मानेसर हरियाणा में है, बट इनके और बहुत सारे ऐसे हब्स बना रखे हैं मेजर मेजर सिटीज़ में जहाँ पे टेररिज्म का बहुत खतरा होता है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड जम्मू, और ऐसा ही सेवन्थ एक अयोध्या में आने वाला है। आप समझ ही रहे हो अयोध्या में क्यों आएगा ऑब्वियसली। तो ये पूरा जीएस पेपर 3 में मेंस में एक टॉपिक है, सिक्योरिटी फोर्सेज, देयर एजेंसीज एंड मैंडेट। इससे सवाल कम आता है मेंस में, बट ये आपको प्रीलिम्स में भी ओवरऑल हेल्प कर देता है टॉपिक, वहाँ से ये पूरा रिलेटेड है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अपॉइंट नोडल ऑफिसर्स टू ट्रेस मिसिंग चिल्ड्रन, सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पर ये पूरा पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 में मेंस में यहाँ पर मैकेनिज्म्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज एंड बॉडीज़ फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, उससे जुड़ा हुआ है। हमारे पास यहाँ पर वल्नरेबल सेक्शंस कौन है, चिल्ड्रन। अब देखिए चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग, इंडिया इज़ अ ट्रांजिट हब एज वेल एज अ डेस्टिनेशन हब फॉर ट्रैफिकिंग। इंडिया से ट्रैफिकिंग शुरू भी होती है और इंडिया में बीच में ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा की भी जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो चिल्ड्रन है ऐसे जो कि मिसिंग है, इनके लिए यहाँ पर देखिए ये मिशन वात्सल्य का एक पोर्टल है जो बच्चों के लिए ही यहाँ पर बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डायरेक्शंस दिए हैं कि बच्चे जो मिसिंग हैं उनके नाम, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ मिशन वात्सल्य पोर्टल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है उसके लिए यहाँ पर उस पर ये पब्लिश हो, ये डेटा ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश होगा, लोगों को पता पड़ेगा, बच्चों को ट्रेस करने में इजी होगा, एजेंसीज़ को इजी होगा, यहाँ तक कि सेंटर स्टेट कोऑपरेशन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी ये चीज़। क्योंकि सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, अगेन देखो जीएस पेपर 2 में सेंटर स्टेट कोऑपरेशन है, उसमें मतलब सेंटर स्टेट कोऑपरेट करेंगे इसके लिए तो बच्चों का यहाँ पर अच्छा होगा ये सब। और बाकी यहाँ पर 2 अर्लियर प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रैक चाइल्ड और खोया पाया। खोया पाया में भी यही चीज़ थी और ट्रैक चाइल्ड में भी यही चीज़ थी। तो इनमें बोला गया कि अब ये नए नए प्लेटफॉर्म्स ऐसे मत बनाओ, इनको इंटीग्रेट करो रादर, राइट। तो ये ई गवर्नेंस में भी आप इसको एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हो, जीएस पेपर 2 में टॉपिक है ई गवर्नेंस, कि देखो नए नए पोर्टल्स मत बनाओ, पुराने पोर्टल्स को इंटीग्रेट करो। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस भी कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं, और साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ ज़्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको मिशन वात्सल्य के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर भी इसको फंड करता है, बाकी स्टेट्स भी इसमें थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन ओवरऑल के लिए लॉन्च किया, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन है ना, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन भी अच्छे से किया जाए। बेसिकली इंस्टीट्यूशनल केयर पर ध्यान दिया जाए, चाइल्ड जो सेंटर्स हैं वो अच्छे बनाए जाए, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर पर भी साथ में ध्यान दिया जाए, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ वगैरह वगैरह, राइट। पहले इसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम बोलते थे, लेकिन बाद में इसको नाम मिशन वात्सल्य कर दिया गया। इसमें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना मिशन वात्सल्य का एक कंपोनेंट होता है, राइट। तो इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह की केयर इस स्कीम में प्रोवाइड की जाती है। आगे बढ़ते, इंडिया कॉल्स फॉर स्विफ्ट एक्शन ऑन क्लाइमेट मेजर्स एट प्री सीओपी। देखिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना था 1992 में रायो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में, जब अर्थ समिट रखी गई थी, है ना। ये सबको पता होगा, इन्वायरमेंट जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है ना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टेप्स। ये 1992 में इसलिए रखी गई क्योंकि 1972 में स्टॉकहोम में स्वीडन में एक कन्वेंशन हुआ था, और उसकी यहाँ पर एनिवर्सरी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। तब यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आया। इसके अंदर ये कहा गया कि अब क्लाइमेट पर कोऑपरेट करेंगे और हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ रखेंगे, है ना, यानी हर साल पार्टीज आएंगी, मिलेंगी। और ऐसी फेमस फेमस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी क्योटो में 1997 में, इसके हिसाब से क्योटो प्रोटोकॉल आया। फिर 2015 में पेरिस में हुई। तो ऐसे हमारे पास आती रहती हैं, राइट। जैसे अजरबैजान में हुई, बकू में, उसके पहले इजिप्ट में भी हुई थी, शर्म एल शेख में। तो ऐसे ही बेलेम सिटी में होने वाली है ब्राज़ील में 30th कॉन्फ्रेंस। तो इसके पहले कंट्रीज़ बोल रही हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज में अडेप्टेशन, मिटिगेशन में फोकस करना चाहिए। प्री सीओपी मीटिंग्स में यहाँ पर ऐसी फोकस की जा रही है ना। इंडिया यहाँ पे एक्टिव है, तो आप इंडिया का क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कंसर्न में इसको, मतलब एफर्ट्स में इसको लिख सकते हो कोऑपरेशन में, कि इंडिया लीडरशिप इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। जीएस पेपर 3 में आपको काम आ जाएगा ये, और ग्लोबल साउथ में लीडरशिप इंडिया की है, उसमें भी काम आ जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म अपहोल्डिंग ग्लोबल ऑर्डर। देखिए इंडिया का मल्टीलैटरलिज्म की तरफ हमेशा से फोकस रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि जब 20th सेंचुरी में कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएस और यूएसएसआर बिल्कुल कांटे की टक्कर पे एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे, लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। तब हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इनका ये कहना था कि ये जो कोल्ड वॉर है ये नर्वस स्टेट ऑफ पीस है ना। ये जो दो आप ऐसे ध्रुव बना देते हो कि दो पावर रहेंगी दुनिया भर में, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगी, यहाँ पर शांति तो हो जाएगी, है ना, क्योंकि
आधी कंट्रीज़ यहाँ चली जाएंगी, आधी कंट्रीज़ यहाँ चली जाएंगी, और फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने से डरेंगे, क्योंकि पूरा विश्व ऐसे डिवाइड हो जाएगा। दोनों को डर रहेगा कि एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स ना हो जाए, पूरे डिस्ट्रॉय ना हो जाए, राइट। तो दोनों एक दूसरे से डरेंगे, लेकिन ये नर्वस स्टेट ऑफ पीस है। और इंडिया इसलिए कभी भी बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इतना प्रेफर नहीं करता। साथ में हम यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें एक कंट्री राज करे, जैसे 1990s से दुनिया भर में कौन राज किया, यूएस किया। मैकडोनल्ड्स, और आप देखोगे डोमिनोज, यहाँ तक कि वेस्टर्न म्यूज़िक, हर चीज़ में ये पूरी दुनिया भर में वैल्यूज़ ये सब फैलने लगा। यूएसएसआर टूट गया तो अकेला यूएस लीडर बचा। ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर भी इंडिया प्रेफर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिपोलर मेगालोमैनिक हो जाता है, यानी पागल पागल हो जाता है, अपने हिसाब से कुछ भी स्टेप्स लेने लग जाता है, और इससे इंडिया को नुकसान होता है। इंडिया कभी भी ऐसे किसी एक कंट्री का डोमिनेंस प्रेफर नहीं करता। इसलिए इंडिया क्या बोलता है, हम मल्टीलैटरलिज्म में प्रेफर करते हैं। और मल्टीलैटरल जो चीज़ें हैं, जैसे मल्टीलैटरलिज्म में आप देखोगे इंस्टीट्यूशंस को फोकस किया जाता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनको फोकस करना, राइट। इसके साथ साथ और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंबाइन होकर वर्ल्ड में कोऑपरेटिव लेवल पर एफर्ट्स लेना, इसको मल्टीलैटरलिज्म बोलते हैं, और इंडिया इसको प्रेफर करता है। लेकिन इस मल्टीलैटरलिज्म में पिछले कुछ साल से प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, जैसे यूएन ठीक से फंक्शन ही नहीं करता, यूएनएससी कहीं भी वायलेंस होती है ठीक से काम ही नहीं कर पाता। जैसे 1990s में रवांडा में यहाँ पर हुतूस ने तुत्सीस को मारा मिलियंस के नंबर में, यूएनएससी वाले बैठ के पीस कीपिंग फोर्सेस देख रहे थे क्या करना है ना। बॉस्नियन जेनोसाइड हुआ, देख रहे थे बैठ के टकटकी लगा के, उसमें भी कुछ नहीं कर पाए। तो मल्टीलैटरलिज्म इतना ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। आईएमएफ में भी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्टेक नहीं देते। इंडिया का वोटिंग जो है, ओनरशिप आईएमएफ में 2.5% के आसपास है। अब इंडिया के वेटेज के हिसाब से वर्ल्ड में 2.5% की ओनरशिप आईएमएफ में बहुत कम है, इंडिया की बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये यूएस वगैरह पॉलिटिक्स खेल जाते हैं, बढ़ाते नहीं है। वर्ल्ड बैंक में भी सेम इश्यूज़ हैं, वर्ल्ड बैंक की प्रायोरिटीज़ भी थोड़ी सी मॉडिफाइड हैं। WHO के ऊपर इल्ज़ाम लगाई था कि तुमने पेंडेमिक, कोविड जो था उसको पेंडेमिक डिक्लेयर करने में डिले किया क्योंकि चाइना से तुमको पैसा मिल रहा था। WTO पर इल्ज़ाम लगाए ही जाते हैं कि WTO में यूएस और इंडिया यानी वेस्ट और ईस्ट के बीच में ज़्यादा कुछ कंसेंसस बन नहीं पाता। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, रूल्स को फॉलो किया जाए, कोई रूल्स ना तोड़े, चाहे यूएस हो चाइना हो, मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जाए। यहाँ पर यूएन की जो ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज थी, इनकी मीटिंग के टाइम पर इन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि इंडिया यहाँ पर अभी भी, पहले सबसे ज़्यादा ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री कौन थी, लार्जेस्ट इंडिया थी। यूएनएससी में पीस कीपिंग फोर्सेज में कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, इंडिया। आज के टाइम में भी इंडिया 3rd और 4th लार्जेस्ट बना हुआ है, राइट। तो इसके लिए इंडिया जब इसको एड्रेस कर रहा था तो 4C फॉर्मूला दिया, इसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, है ना। जीएस पेपर 2 में, आईआर में, बाकी पीएसआईआर ऑप्शनल है तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट। तो ये फार्मूला दिया, और टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड फाइनेंशियल जो केपेबल नेशंस हैं उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे करो और इस तरीके से चीज़ें आप अपनी इंश्योर करो। एक माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन पर है, माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन थ्रेटन्स गोवाज एस्चुराइन फिशेज ह्यूमन कंजम्पशन। देखिए ये जीएस पेपर 3 में पॉल्यूशन से रिलेटेड है, पॉल्यूशन में भी वाटर बॉडीज़ का पॉल्यूशन, और इसमें भी किसका, माइक्रो प्लास्टिक्स का पॉल्यूशन, राइट। माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं, 1000 आपके माइक्रो जो मीटर्स है ना, माइक्रो लेवल पर है, यानी 1000 मीटर से कम के रेंज का जो आपका मटेरियल होता है, छोटी रेंज का, कम दिखाई देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता बहुत बार, इसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। सी में कहाँ से आते हैं माइक्रो प्लास्टिक, हमने नदियों में प्लास्टिक फेंका, कप फेंके, प्लेट फेंकी, ये फेंका, वो फेंका, पॉलीथीन्स फेंकी, ये सारी समुद्र में गई, सारी नदियाँ वहाँ पर जाकर मिली। अब जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है वहाँ तो या तो वो धीरे धीरे जाके समुद्र से मिलती है तो वो डेल्टा बनाती है, राइट, या तो फास्ट फ्लो के साथ समुद्र मिल जाती है, स्लोप अच्छा खासा है तो वहाँ पे एस्चुरी बनती है, राइट। तो ये हमने देखा है कि गोवा में ऐसी बहुत सारी एस्चुराइन फिशरीज़ हैं, और गोवा में इसलिए माइक्रो प्लास्टिक का कंटेमिनेशन गोवन कोस्ट के आसपास बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्पीशीज़ हैं सी में, ये 2-3 तरीके की स्पीशीज़ होती हैं, राइट। जैसे कि एक होती है बेंथिक स्पीशीज़, बेंथिक यानी कि बॉटम, रट्टा मार लेना है। जैसे बॉटम में आपको ऑक्टोपस बैठा हुआ दिखाई दे जाएगा सी के बॉटम में, सी बेड पर, है ना। तो इस टाइप की स्पीशीज़, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि समुद्र के बहाव के तास तेज तेज, जैसे बहाव यहाँ से चल रहा है तो बहाव के खिलाफ ऐसे ज़िद्दी होके यहाँ पर पूरा स्विम कर जाती हैं। पावरफुल स्पीशीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी स्पीशीज़ जो बॉटम में बैठी नहीं रहती हैं, जो स्विम करती हैं, इन्हें नेक्टॉन स्पीशीज़ कहते हैं ना। जैसे शार्क हुई, वेल हुई, कितनी तेज तेज स्विम करती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ, है ना। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, थोड़ा सा सूरज जहाँ पे आ रहा होता है, पानी थोड़ा सा कम हाइट का है, वहाँ पे रहती हैं। इनको हम पेलाजिक स्पीशीज़ बोलते हैं, है ना। ये रट लेना है। ये जो पेलाजिक स्पीशीज़ हैं इनमें माइक्रो पार्टिकल्स का पोल्यूशन देखा गया, माइक्रो प्लास्टिक्स का, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा पोल्यूशन अभी गोवा की स्टडी में बेंथिक स्पीशीज़ में देखा गया, राइट। क्यों, क्योंकि बहुत सारा ऐसा माइक्रो प्लास्टिक है। देखिए माइक्रो प्लास्टिक समुद्र में आया, अब समुद्र में क्या है, यहाँ पर सतह पर यहाँ फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन यानी प्लांट
और स्पीशीज़, है ना। ये यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसी फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाएंगे, इसी जू प्लैंक्टन को फिशेस खाएंगे, है ना। लेकिन फिशेस तैरते तैरते थोड़ा ये माइक्रोप्लास्टिक भी इंजेस्ट कर लेती हैं, तो फिश के अंदर जैसे टर्टल वगैरह की नाक में घुसा हुआ प्लास्टिक मिलता है, तो ऐसे ही फिश वगैरह में भी ऐसे प्लास्टिक्स, माइक्रोप्लास्टिक अलग अलग जगह पे मिलेंगे, राइट। लेकिन अब क्या होगा, फिश जब एक्सक्रीट करेगी तो इसका एक्सक्रीटा नीचे जाएगा बॉटम में, सेडिमेंट्स में, और इस एक्सक्रीटा को बहुत बार ये बेंथिक स्पीशीज़ कंज्यूम करती है, राइट। तो इसकी वजह से बेंथिक स्पीशीज़ में ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन देखने को मिला है, राइट। बम्बू शार्क में देख लो लीस्ट मिला है माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये एक कंसर्न है, माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन से क्या होगा, इंसान को नुकसान होगा क्योंकि इंसान इस फिश को खाएगा, राइट। फिर इंसान के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। जैसे स्मॉल पेलेजिक स्पीशीज़ एंकोवाइन, सार्डीन, मैकेरल, इनमें कम मिला है ना। ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। ये शब्द जो है ना, ये प्रीलिम्स के हिसाब से ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस पर यूपीएससी ने एक दो बार सवाल पूछा है। एक बार ब्लू व्हेल का पूछा था, ऑप्शंस दे दिए थे 4 और बोला था इनमें से कौन सा फिल्टर फीडर है। तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ी व्हेल की स्पीशीज़ है, ये फिल्टर फीडर होती है। फिल्टर फीडर क्या होता है, देखिए, फिल्टर फीडर का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिज्म है, वो एक साथ ढेर सारा पानी ले लेगा, उसको उतना पानी पीना या खाना नहीं है, वो तब भी ढेर सारा पानी यहाँ पर पानी में रहने वाला जानवर अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा। अब क्या होगा, उस पानी में जितनी भी फिश ऐसी छोटी छोटी उसकी काम की चीज़ें होंगी, ये तो उसकी बॉडी में चली जाएंगी। बाकी सारा पानी जो होगा ना, जैसे हमारे पानी के फ़िल्टर की तरह फ़िल्टर होकर बाहर निकल जाता है, वैसे बाकी सारा पानी उसी टाइम ये ऑर्गेनिज्म बाहर निकाल देगा, राइट। जैसे ब्लू व्हेल में ऐसे बेलेन नाम के, ब्लू व्हेल के दांत पर ऐसे बेलेन नाम के बड़े बड़े बाल होते हैं, रिजिड, वो लगे रहते हैं, राइट। और पानी अंदर जाता है, फिर पानी इमीडिएटली बाहर निकल आता है, और ये जो बाल है ये न्यूट्रिशियस जो वाकई व्हेल को चाहिए उस कंपोनेंट को अपने अंदर सोख लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एंकोवाइन, सार्डीन, मैकेरल, ये ब्लू व्हेल्स हैं, छोटी पेलेजिक स्पीशीज़ है, रट लो, राइट, क्योंकि कभी फिर दोबारा यूपीएससी पूछ लेगा, राइट। तो इनमें कम माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन देखा गया। लेकिन जो भी हमें बेंथिक स्पीशीज़ मिली हैं, ऑक्टोपस वगैरह, उनमें ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन देखने को मिला है, एंड दैट्स अ कंसर्न। इंसान की हेल्थ भी इससे इम्पैक्ट हो सकती है। फिशेज़ वगैरह मर जाएंगी तो प्रोटीन का सोर्स भी इंसान का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि फिश इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना। कम कार्बन एमिशन वाला प्रोटीन है, अच्छा प्रोटीन है, सस्टेनेबल प्रोटीन है, ये इंसान को कम मिलेगा, तो ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। अगला, इवॉल्विंग पॉलिटिकल डायनामिक्स इन वोलेटाइल बांग्लादेश। बांग्लादेश में हुआ क्या, 2024 में मोहम्मद यूनुस की सरकार गिर गई, मतलब सॉरी, शेख हसीना की सरकार गिर गई। शेख हसीना को उनके कज़िन आर्मी के चीफ भाई ने बताया कि तुम भाग जाओ, अभी तुम्हारे खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर देंगे। शेख हसीना ने क्या किया था, रिजर्वेशन अनाउंस किया था, है ना। किसके लिए, जो यहाँ पर 1971 की लड़ाई में लड़ा हो उसके ग्रेट ग्रेट सन्स एंड डॉटर्स के लिए। तो यूथ जो है वो परेशान हो गया कि यहाँ एक सरकारी नौकरी नहीं मिल रही और तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन डॉटर्स को रिजर्वेशन दे रहे हो। तो लोग जो है, स्पेशली जेंजीज, उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और प्रोटेस्ट करने लग गए। अब प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन साथ में ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शेख हसीना हट गई और इन्हीं यूथ ने बोला मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर आप पावर मिलाओ। तो मोहम्मद यूनुस सरकार में इंटरिम चीफ बन गए, है ना। मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज़ विनर, जिनको ग्रामीण बैंक के लिए नोबेल प्राइज़ अवार्ड हुआ था। हालांकि इसमें ये एलिगेशन है कि ये पूरा यूएस ने ही करवाया। शेख हसीना ने सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया था यूएस को, इसलिए सीआईए ने यहाँ पर ये कू करवा दिया। अब उसके बाद से मोहम्मद यूनुस बने हुए हैं। मोहम्मद यूनुस ने क्या बोल दिया, देखो कोई भी पावर में आएगा, सत्ता मिलेगी तो वो छोड़ेगा नहीं सत्ता को। पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो इसने बोला कि जैसे ही कंडीशंस ठीक होंगी तब मैं चुनाव करवाऊंगा। अभी तक वो कंडीशन कहाँ है भाई साहब, किसी को नहीं पता। लेकिन अभी हुआ क्या है, जो पुरानी पार्टीज थी, आवामी लीग शेख हसीना की और ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की, राइट, ये दोनों आपस में लड़ती थी, बेगम्स ऑफ बांग्लादेश, दुश्मन थी एक दूसरे की। अभी तक यही दोनों रूल कर रही थी, एक पावर में आती थी दूसरी को जेल में डाल देती थी, दूसरी पावर आती थी पहली को जेल में डाल देती थी। बट अब क्या हुआ है, इन दोनों की पावर कम हो रही है। आवामी लीग के कैडर्स को तो ढूंढ ढूंढ कर मारा गया, राइट। और खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो चीफ बैठा है वो फॉरेन में बैठा है, बाहर बैठा है। उस वजह से हुआ क्या कि कोई यहाँ पर ये दोनों पार्टीज़ लड़ नहीं पा रही हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी साथ में इल्ज़ाम भी लगा रही है, एलिगेशन लगा रही है कि ये जो यूनुस की सरकार है ये इनके ऊपर भी अटैक कर रही है और इनकी पावर कम करने की कोशिश कर रही है। इसी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और खालिदा जिया के बेटे से जुड़ा हुआ एक फैक्शन है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी पाकिस्तान के चट्टे बट्टे हैं यहाँ पर बांग्लादेश में, है ना, और पाकिस्तान के रेमनेंट्स मान लो। प्रो पाकिस्तानी एजेंडा और टेररिज्म को सपोर्ट करने के काम ये बांग्लादेश में करते हैं। देखा गया है कि जमात इस्लामी और जो स्टूडेंट नेशनल मूवमेंट यहाँ पे बांग्लादेश में हुआ था, उससे ये जो फैक्शंस निकल के आए थे, है ना, ये ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं अब।
और जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी जो निकल के आई थी प्रोटेस्ट से उसके बाद, और जो पुराने ये जो फैक्शंस हैं, दोनों पार्टीज़ हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और आवामी लीग, ये डिक्लाइन कर रही है, राइट। इनफैक्ट नेशनल सिटीजन पार्टी ये डिमांड कर रही है कि बांग्लादेश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाओ। पुराना पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा है बांग्लादेश में भी सिस्टम है जैसा इंडिया में, ये बोल रहे हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाओ। इससे ये जो छोटे छोटे फैक्शंस है एनसीपी और ये आपकी जमात इस्लामी, इनकी पावर बढ़ेगी, राइट। दिक्कत क्या आएगी इससे? इससे इंस्टेबिलिटी आएगी। इसके साथ साथ आर्मी अलग अपना गेम बनाने में बैठी हुई है ना। आर्मी का इनफैक्ट तब से ही आप देखोगे, जनरल इरशाद वगैरह 1980s में जिनकी लीडरशिप में सार्क बना था 1984-85 में, ये काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे। लेकिन अभी के जो हैं वक़्र-ज़मान, ये रिफ्रेन रहते हैं, कुछ एक्शंस नहीं लेते, राइट। तो इससे जो इंस्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, और जमात इस्लामी की अगर पावर बढ़ी तो पाकिस्तान का, चाइना का जो प्रेजेंस है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। इंडिया के लिए कंसर्न है, इसको हमने डिस्कस क्यों किया है? क्योंकि ये जीएस पेपर 2 में आईआर में इंडिया एंड साउथ एशिया, मतलब पूरा टॉपिक ही है डेवलपमेंट्स इन इंडियन नेबरहुड आईआर में, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी ट्रांसफर ऑफ द करूर केस टू सीबीआई रेजेस ट्रबलिंग क्वेश्चंस। देखिए करूर में क्या हुआ, यहाँ पर टीवी के पार्टी है और ये एक्टर है विजय, इन्होंने बनाई। इनके पार्टी के एक वो हुआ था रैली। अब पुरानी जो पार्टीज है एआईडीएमके, डीएमके, इनको तो पता होता है कैसे रैलीज करवानी है, लोगों के लिए खाने पीने की कैसी चीज़ें रखनी है। अब ये नई पार्टी थी, इनको पता नहीं था, यहाँ पे स्टैम्पीड हो गया, लोग मारे गए। अब करूर में ये इंसिडेंट हुआ तो अचानक से जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये केस जो है सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट कर दिया, तो ये केस सीबीआई को दे दिया गया। बट यहाँ पर लगाया जा रहा है पॉलिटिक्स का एंगल कि आपने सीबीआई को क्यों दिया। सीबीआई को तो पहले ही केज्ड पैरट बता रखा है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले, राइट। इसके साथ साथ कोर्ट ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वेस्ट, ये आपका वेस्ट बंगाल एंड अदर्स 2010 का केस यहाँ पर साइट किया, जिसमें यहाँ पर ये ऑर्डर किया गया था सीबीआई को कि रूटीन या मेयरली पार्टी ने एलिगेशंस लगाए हैं लोकल पुलिस में, इसकी वजह से आपको यहाँ पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। सरकार को ऑर्डर दिया था, है ना। ये आपका टिपिकल स्टैम्पीड वाला इशू है। स्टैम्पीड वाले इशू में अगर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं पार्टी की क्या गलती थी, कैसा था, क्या नहीं था, तो आराम से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन क्यों दिया, ऐसा क्यों किया, शायद इसलिए सीबीआई की इंक्वायरी कर दी। तो यहाँ पर भी सेंटर स्टेट इश्यूज़, पॉलिटिक्स कैसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और कैसे इन एजेंसीज़ को यूज़ किया जा रहा है, जैसे हमने ईडी के केस में देखा था, वैसा ही कुछ इल्ज़ाम यहाँ पर भी लगाया गया है। सीबीआई भी वैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। काफ़ी टाइम तक सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी ही रही थी, 1946 के आसपास ये बनी थी पहली बार। उसके बाद मतलब सीबीआई वैसे तो लेट बनी, लेकिन हाँ मतलब ओवरऑल 1946 का जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट था उसके अंदर बाद में सीबीआई को पावर्स दी गई ओवरऑल उसके थ्रू, है ना। तो अभी भी आप देखोगे तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह ही एक्ट करती है, और इसके अपॉइंटमेंट्स में भी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज थी। अब इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया कि देखो इन्फ्लेशन 99th मंथ का लो है, बहुत ज़्यादा कम आया है 1.54%। और आरबीआई ने पहले जैसा यहाँ पर सोचा था कि नहीं नहीं इन्फ्लेशन यहाँ पे बैलेंस्ड रहेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जीएसटी से भी देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जीएसटी कम किया गवर्नमेंट ने बूस्ट की डिमांड को, इसके साथ साथ यहाँ पर और भी स्टेप्स लिए, लेकिन अभी भी आप देखो इन्फ्लेशन कम आ रहा है। एक्चुअल में ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है ये आप देखोगे सितंबर का है, तो सितंबर में तो ये सब नवरात्र वगैरह आया, तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा सा यहाँ पर, वैसे तो प्रॉपरली तो नवरात्र वैसे अक्टूबर में है, बट हाँ मतलब ओवरऑल हम देखते हैं कि सितंबर में कुछ तो यहाँ पर इम्पैक्ट दिखना चाहिए था, जीएसटी रेट्स वगैरह कम होने का, डिमांड को बूस्ट करने का। आरबीआई जैसे इंटरेस्ट रेट्स घटाने की कोशिश कर रही है, रेपो रिवर्स रेपो में अकोमोडेटिव स्टैंड ला रही है उस वजह से, लेकिन ये इतना हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। इससे कंसर्न्स है कि इंडिया में कहीं लिक्विडिटी ट्रैप ना हो जाए, इंडिया कहीं डिप्रेशन में, मतलब जो हम फाइनेंशियल डिप्रेशन ना आ जाए वगैरह वगैरह, ये सब इस आर्टिकल में बताया गया। बट मोर और लेस ये मंथ वाइज डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसमें जो कॉन्सेप्ट्स थे वो इतने ही थे। बाकी आरबीआई की ये मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है, आरबीआई एक्ट में ही इसका रेफरेंस है, 2016 में अमेंड करके इसको लाया गया था, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, जिसमें एक आरबीआई का गवर्नर होता है, बाकी 2 होते हैं, बाकी 3 सरकार की तरफ से होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी पावरिंग अप ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के लिए, देखिए इंडिया ने अनाउंस किया 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया 2050 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, राइट। इंडिया ने अनाउंस किया 500 गीगावाट हम पंचामृत गोल्स के अंदर 2030 में यहाँ पर जो 500 गीगावाट तक का जो प्रोडक्शन है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से करेंगे, राइट। और इसमें से 248 समथिंग तो सोलर से करेंगे। इन सब के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ मिलकर आना पड़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप में कोऑपरेट करना पड़ेगा, राइट।
और इस कॉन्टेक्स्ट में जब ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी के क्रिस बॉवन जब ये दिल्ली आ रहे हैं आज, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स आनी चाहिए। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को आप देखो, इंडो पैसिफिक बहुत ही हार्श रीजन है, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। ऑस्ट्रेलिया के आसपास 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, 3 आइलैंड्स भी नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक माइक्रोनेशिया, एक मेलेनेशिया और एक पॉलिनेशिया, राइट। इन तीनों पे बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्लाइमेट चेंज का। इंडिया के आसपास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, मालदीव तो ऐसा कहा जा रहा है डूब ही जाएगा कुछ सालों में। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया को टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ देखिए प्रॉब्लम ये भी है, अगर हम टारगेट अचीव करने जाएँ रिन्यूएबल्स के, अगर हम सोलर पैनल बनाएं तो 80% दुनिया के सोलर पैनल्स कहाँ से आते हैं? चाइना से, है ना। सब सोलर मॉड्यूल्स यहाँ से आते हैं। अगर मैं लिथियम जो आपकी लिथियम आयन बैटरीज से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ध्यान दूँ, तो वो कहाँ से आ रहा है लिथियम? वो ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा चाइना ने कैप्चर कर रखा है। बाकी रेयर अर्थ मेटल्स जो यूज़ होते हैं इधर उधर रिन्यूएबल्स बनाने में, एनर्जी सेक्टर के डाइवर्सिफिकेशन, वो कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को अपनी खुद की कैपेसिटीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स, बैटरी मटेरियल्स, इन सब में एक दूसरे के साथ यहाँ पर कोऑपरेट कर सकें, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोऑपरेट कर सकें, है ना। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम अच्छा मिलता है, तो यूरेनियम के थ्रू हम यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेट कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ कोऑपरेशन हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप जो बताई जा रही है, इसमें कोऑपरेशन हम सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज, सोलर सप्लाई चेन, सर्कुलर इकोनॉमी इन रिन्यूएबल्स, टू वे इन्वेस्टमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब में कर सकते हैं। और 1.5 ट्रैक डायलॉग, यानी कि सरकार तो है ही सही, सरकार के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इंगेज किया जाए, तो इसमें हम ध्यान दे सकते हैं, जिससे कि चाइना को तो हम टैकल कर ही लेंगे, साथ साथ में क्लाइमेट चेंज वगैरह को भी इंश्योर करेंगे। और इससे हमारे यूथ के लिए नए टाइप की जॉब्स जनरेट हो सकती है, जिन्हें हम ग्रीन जॉब्स कहते हैं, क्योंकि इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन आप देखिए 35 से कम साल की है, राइट। तो उनको स्किल इंडिया, हाइड्रोजन मिशन, PLI, इन सब के थ्रू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन करके बहुत सारी चीज़ें हम उनका ब्राइट फ्यूचर भी इंश्योर कर सकते हैं, राइट। बाकी ग्रीन एडवांटेज इन ट्रैक्टर एक्सपोर्ट्स है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इतना ज़रूरी नहीं है UPSC के हिसाब से। साइबर क्राइम के सबसे ज़्यादा जो चीटिंग बाय पर्सनेशन के केसेस हैं वो कर्नाटका में होते हैं, तो ये आप थोड़ा सा एक ध्यान रख सकते हो, है ना। 70% से ज़्यादा कर्नाटका में ऐसे केसेस होते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से, जिसका लेटेस्ट डेटा है 2019 से 2023 का। साइबर क्राइम में भी शायद प्राइस देखने को मिला है, लगभग 50,000 केस 2021 में थे, 53,000, अभी 2022 में 66 हुए, और फिर 2023 में जाकर 90,000 हो गए, 86,400, मतलब ऑलमोस्ट 90,000 लिख देना एग्जाम में, रट्टा मारने में भी ईजी रहेगा। इस फैक्ट को आप रख लो अच्छे से, क्योंकि ये GS पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी एंड इश्यूज रिलेटेड टू एज इट इज़ टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी करके नाम है उस टॉपिक का, उसमें एज इट इज़ आप लिख लेना, तो आपको काम आ जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे हाउ इनोवेशन ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये कल मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस किया था डिटेल में, और यहाँ पर बात की थी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वगैरह की भी, है ना, कि कैसे इकोनॉमिक सर्वे में आया है, तो इसको आप वहाँ से देख सकते हो थोड़ा सा। अगर और कुछ नहीं तो किस बारे में है, सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे इंश्योर होती है, डेवलपमेंट को सस्टेन कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कंटिन्यू रहता है ना, क्या उसके कॉजेज़ हैं। उसमें प्रपोजिशनल नॉलेज, यानी कि साइंस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड नॉलेज, की आपने फैक्ट बताए, जैसे न्यूटन के 3 लॉज बता दिए, जैसे थ्योरी बता दी, ये नॉलेज। और प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज, क्या करना चाहिए, है ना, और क्यों करना चाहिए, कैसे ग्रोथ होनी चाहिए, ये दोनों ही काम आएंगे। प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज बेसिकली अप्लाइड नॉलेज होता है, जिसमें हम जो प्रोपोजिशनल नॉलेज है उसी को अप्लाई करते हैं बैठ के, है ना। जैसे कि हमने कुछ सोचा, हमने साइंस वगैरह, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई, हमने बहुत सारी ऐसी साइंस निकाली, साइंस के बाद हमने साइंस को अप्लाई करके स्टीम इंजन बनाया, राइट। फिर हमने ब्लास्ट फर्नेस बनाई स्टील के नॉलेज को अक्वायर करके, तो ये प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज हुआ। जो नॉलेज है प्रोपोजिशनल भी होता है, और उसको जब अप्लाई करते हैं तो प्रिस्क्रिप्टिव होता है। तो प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज हेल्प करता है, जैसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, तभी दुनिया भर में ग्रोथ सस्टेन हो पाई लंबे टाइम तक। और इसके बाद अभी पिछली सेंचुरी में देखा गया है कि जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है वो हेल्प करती है, लेकिन यानी कि लगातार इनोवेशन यहाँ पर होता रहना चाहिए, है ना। पुरानी कंपनीज ज़्यादा बड़ी हो जाएं, सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दें, अगर वो R&D पे, इनोवेशन पे ध्यान ना दें, तो सरकार इनोवेशन को प्रमोट करके नई कंपनीज़ को खड़ा करने में और नई स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करने में हेल्प करे, जिससे कि पुरानी कंपनीज ऑब्सोल्यूट हो जाएंगी, नई कंपनीज आएंगी, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी में हो पाएगी, है ना। लोगों के लिए भी अच्छा होगा, लार्जर रन में लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लोगों को नई नई नौकरियाँ भी मिलती रहेंगी, नई नई वेल्थ यहाँ पर जनरेट होती रहेगी, है ना। और ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी होती रहेगी इस तरीके से, जब नए नए स्टार्टअप्स आएंगे तो सिर्फ कुछ हाथों में वेल्थ नहीं रहेगी इंडिया की या किसी भी कंट्री की। तो ऐसे लगातार सरकार को इनोवेशन में स्टेप लेते रहना चाहिए, यही इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है। इसमें एक आर्टिकल गगनयान से रिलेटेड है, GS पेपर 3 स्पेस सेक्टर में, ये इंपॉर्टेंट है,
देखिए इंडिया का गगनयान का प्रोग्राम है, मोदी जी ने इसको इंडिपेंडेंस डे के दिन अनाउंस किया था कुछ साल पहले, और ये कहा था कि अब हम इंसानों को स्पेस में भेजेंगे, है ना। और इसके लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यानी कि गगनयान प्रोग्राम बनाया। अब इंसानों को ले जाएंगे तो अगर कोई दिक्कत आई तो इंसान को वापस भी आप ला पाओ, ऐसा नहीं कि इंसान मर गया बेचारा स्पेस में। इसके लिए यहाँ पर क्रू एस्केप सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके पहले नासा वगैरह इंसान को ले गए हैं स्पेस में, रशिया ले गए, तो नासा वगैरह जो क्रू एस्केप सिस्टम यूज़ करते हैं वो पुश बेस्ड सिस्टम है ना। जैसे ही कुछ दिक्कत आएगी यहाँ पर रॉकेट वॉकेट में ऊपर ले जाने में, तो अचानक से जो ये जो क्रू मॉड्यूल है इसको धक्का दे दिया जाएगा, है ना। लेकिन इसरो क्या यूज़ कर रहा है, इसरो यूज़ कर रहा है पुल सिस्टम, यानी यहाँ पर इस सिस्टम में सेंसर्स लगे रहेंगे। जैसे ही कुछ दिक्कत आएगी, लगेगा अब ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो क्रू एस्केप सिस्टम को पुल किया जाएगा यहाँ से, और पुल करके इसको सेफली वापस लाया जाएगा। और ये जो इसरो ने बनाया सिस्टम है, ये देखो हम लोग बना रहे हैं, हम लोग कंजूस हैं ऑब्वियसली, मतलब अच्छे से हम पैसे का बहुत इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं। कंजूस तो क्या, अच्छा ही है, हम पैसा बचा रहे हैं। तो ये इकोनॉमिकल है, ये अफोर्डेबल है, तो ये अच्छी बात है, कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। और इसकी जो सिंगल स्टेज टेस्ट व्हीकल है ना, जिसको विकास इंजन पावर कर रहा है, विकास इंजन उस टेस्ट व्हीकल में यूज़ हुआ, इसको इसकी टेस्टिंग भी यहाँ पर कर दी गई है अक्टूबर 2023 में, राइट। तो ये अच्छी बात है। इस पूरे गगनयान मिशन में ये LVM-3 मॉड्यूल में हम लेकर जाएंगे, रॉकेट में लेकर जाएंगे, लॉन्च व्हीकल यूज़ करेंगे LVM-3 रॉकेट को, और 400 किलोमीटर्स यानी अर्थ का जो आउटर ऑर्बिट है वहाँ पर हम 3 लोगों को स्पेस में लेकर जाएंगे, ठीक। इसके साथ साथ चाइनाज क्रूड ऑयल स्टॉक पाइल, देखो ये ना, ये आर्टिकल देख के तो मुझे डर ही लग गया। जनरल अवेयरनेस प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा सा देख लो। देखो अभी वेस्ट एशिया में क्या क्या हो रहा है। वेस्ट एशिया में ट्रंप ने 20 पीस पॉइंट प्लान अनाउंस किया, है ना, और इसके बेस पर इसराइल और हमास ने आपस में ट्रीटी कर ली कि चलो चलो अक्टूबर 2023 के हमास के टेररिस्ट अटैक के बाद जो यहाँ पे लड़ाई चल रही है उसको बंद करते हैं, है ना। प्रिजनर्स और हॉस्टेजेस भी एक्सचेंज कर लिया आपस में। बट अब देखो इससे नुकसान किसका, हमास अगर नहीं लड़ेगा तो नुकसान रशिया का, क्योंकि रशिया यूएस की डोमिनेंस यहाँ पर वेस्ट एशिया में चाहता ही नहीं है, मिडिल ईस्ट में, है ना। रशिया कहीं पर भी यूएस की डोमिनेंस नहीं चाहता। रशिया के प्रीमाकोव डॉक्ट्रिन में ये मेंशन्ड है, ये एक डॉक्ट्रिन लाए थे प्रीमाकोव डॉक्ट्रिन, और जब से पुतिन में पावर आए तो रशिया को फ्रस्ट्रेशन है पुरानी कि हमारा जो यूएसएसआर था वो यूएस की वजह से टूटा था, है ना, कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तब। तो इसलिए रशिया कहीं पर भी यूएस के एफर्ट्स को काउंटर करता है। इसके साथ साथ ये चीज़ चाइना के लिए भी नेगेटिव है ना। क्यों, क्योंकि चाइना ईरान को और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं शिया क्रिसेंट वाले, हमास, हूती, हिजबुल्ला, इनका यूज़ करके मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता था, ताकि मिडिल ईस्ट में जो न्यू स्पाइस कॉरिडोर आया, एब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद न्यू स्पाइस कॉरिडोर आया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ठीक तरीके से फंक्शन ना कर पाए, क्योंकि ये फंक्शन कर गया तो इंडिया की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी यूरोप के लिए, राइट, और चाइना का भी नुकसान होगा। तो अब ये जो दो कंट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स को दोबारा वेस्ट एशिया में प्ले कर सकती हैं। देखो इसराइल के ऊपर तो अटैक किया, लेकिन इस पूरे एरिया में, इस पूरे कन्फ्लिक्ट में सऊदी अरेबिया काफ़ी हद तक शांत था, यूएई काफ़ी हद तक शांत था, इनके ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं। फ्यूचर में हम हूतीज़ के द्वारा इन ऑयल इंस्टॉलेशंस पर भी अटैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए आप देखो सऊदी अरेबिया को कहीं ना कहीं ये पता होगा, डरा हुआ रहेगा, इसलिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी किए रिसेंट टाइम्स में, डिफेंस ट्रीटी किए जिसमें न्यूक्लियर कंपोनेंट भी। बट एनीवेज यहाँ आप देखो चाइना क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाइना कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि आर्टिकल देखो आप, आर्टिकल क्या बोल रहा है कि जो ओपेक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ओपेक नाम का एक ग्रुपिंग 1970s में जब ऑयल क्राइसिस आया दुनिया भर में, ऑयल के मार्केट में अचानक से डिमांड बढ़ गई और ऑयल की सप्लाई उतनी नहीं थी, तब ये यहाँ पर 60-70s में, उसके पहले ये जो ओपेक है ये बनाया गया। ओपेक इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है। अभी ओपेक प्लस आ गया है, इसमें ओपेक प्लस में रशिया वगैरह को भी ऐड कर दिया है। ये लोग क्या करते हैं, ऑयल की जैसे ही सप्लाई बढ़ती है, जैसे ही ऑयल की प्राइस थोड़ी सी कम होती है तो ऑयल की सप्लाई कट कर देते हैं, ताकि सप्लाई कट हुई, डिमांड तो बढ़ी हुई है, ऑयल तो चाहिए चाहिए गाड़ियाँ चलाने के लिए, फैक्ट्रीज चलाने के लिए, तो यहाँ पर ऑयल की प्राइस अच्छी रहेगी और ये अच्छे प्राइस में अपने ऑयल को बेच पाएंगे। तो ऐसे ब्लैकमेलिंग करते हैं। अब कुछ टाइम से ऑयल की प्राइस कम थी, है ना, $66 के आसपास, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं थी, $70 पर बैरल इन सिपरेट। इस टाइम पे चाइना ने बहुत सारी ऑयल की होर्डिंग की। अब वो समझ में आ रहा था, देखिए चाइना और इंडिया दोनों ही अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं ऑयल से डिवर्सिफिकेशन चाहते हैं और एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहते हैं, क्योंकि ऑयल पर डिपेंडेंस है दोनों कंट्रीज़ की कोल के अलावा। तो चाइना ने स्टोरेज किया अच्छा खासा। लेकिन अभी क्या है, अभी प्राइसेस थोड़े से ऊपर उठने लगे, लेकिन तब भी चाइना लगातार स्टोरेज कर रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि चाइना को लग रहा है अभी उस लेवल तक नहीं आया है प्राइस कि अभी स्टोरेज करना बंद कर दें, राइट।
इसके साथ साथ चाइना ईरान और वेनेजुएला से ऑयल खरीदता है। तो देखो, ईरान और वेनेजुएला पर सैंक्शंस यूएस लगाने वाला है ना। वेनेजुएला पर तो है ही सही, ईरान पर भी है ही सही, लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान को तो छोड़ेंगे नहीं वो ऐसे। दैट्स वाई हो सकता है चाइना ये सब कर रहा हो सकता है चाइना इसलिए कर रहा हो क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऑयल इंस्टॉलेशंस पर कोई अटैक होने वाला हो, या चाइना खुद ऐसा बोल रहा हो ईरान को कि अब कुछ नया धमाका करो यहाँ, तो पहले से ऑयल स्टोर करके रख रहे हो। तो ये एक्चुअली इंडिया के लिए भी एक वार्निंग हो सकती है कि इंडिया भी स्टॉक करके रखे ज़्यादा, क्योंकि चाइना को स्टॉक करा है मतलब कुछ बड़ी बात है ना। चाइना ऐसा हल्का नहीं है, चाइना तो कुछ भी करता है सोच समझ के करता है, राइट। ये और लाइकली टू कंटिन्यू ऐसा बोला जा रहा है। बाकी ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये दोनों आर्टिकल्स हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमी में थोड़ा सा आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पर इकोनॉमी पेज में वर्ल्ड बैंक ने बोला है इंडिया की ग्रोथ कम होगी क्योंकि यूएस ने टैरिफ्स लगा दिया, अनसर्टेन हो गया। आईएमएफ ने भी अब ग्रोथ फोरकास्ट को 20 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया। ठीक है, सिर्फ ट्रंप के यहाँ पर इम्पैक्ट की वजह से ये सब हम देख पा रहे हैं, बाकी अनसर्टेनिटी, लार्जर अनसर्टेनिटी की वजह से देख पा रहे हैं, राइट। बाकी इसके अलावा AI इन्वेस्टमेंट .com बूम क्राइसिस की तरह है 1990s में। देखिए AI में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी आज ही इकोनॉमी पेज में आया है कि गूगल यहाँ पर वाइजैक में इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया में AI पर, राइट। तो ऐसा हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF का जो है रिपोर्ट, उसमें ये डर है कि जैसे 1990s में .com क्राइसिस आया था, अचानक से इंटरनेट वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर कंपनीज गायब हो गई, पता ही नहीं पड़ा क्यों, क्योंकि फिर जब फंड खींचा गया तो पूरा क्राइसिस आ गया, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ गई। तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। देखो, ये हिंदू, ये इस टाइप की चीज़ें, ये कहाँ है, इंडियन एक्सप्रेस में आए, तो ये इस टाइप की चीज़ें न्यूज़पेपर में इसलिए दी जाती है बिकॉज देखो, AI इन्वेस्टमेंट करेगा गूगल में, वाइजैक, गूगल AI में इन्वेस्टमेंट करेगा और AI का यहाँ पर बनाएगा पूरा प्रॉपरली डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश में, वाइजैक में, $15 बिलियन का। तो वो इंडिया की AI कैपेसिटी में अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसको GS पेपर 3 में इंडिया के लिए साइंस एंड टेक में AI के डेवलपमेंट्स में लिखो, क्या गवर्नमेंट कर रही है। गूगल जैसी MNCs के साथ कोलैबोरेट करके, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके AI में हम लोग डेटा सेंटर वगैरह बना के अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ये गूगल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली, है ना। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट AI में काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कंसर्न क्या है, देखो चिंता क्या जताई जा रही है कि ये बिल्कुल .com क्राइसिस जैसा है, बूम आया लेकिन कब बस्ट आएगा पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो आएगा जब देखी जाएगी। बाकी इनवीडिया देखिए, यहाँ पर सबसे वैल्यूएबल कंट्री है, वैल्यूएबल कंपनी है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट AI वगैरह के लिए बनाने के लिए। इनवीडिया भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है, एंड इंडिया ने खुद भी अनाउंस किया है कि हमारी खुद की यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप, ये हम सेमीकंडक्टर चिप भी बना चुके हैं। हमारा खुद का AI का जो हम यहाँ पर मॉडल है, चैट मॉडल, वो भी बनाने वाले हैं, चाइना और ओपन AI के उसको देखकर, बेसिकली उससे मोटिवेशन लेके। तो ये सब हमने देखा यहाँ पर। बाकी इतना कुछ खास, इन्फोसिस की ये डील आप लिख सकते हो, इंडिया यूके रिलेशंस चल ही रहा है। यूके के PM जो थे केयर स्टाइमर, उनकी विजिट की वजह से GS पेपर 2 IR में इंडिया यूके रिलेशंस में, कि कैसे इन्फोसिस को यहाँ पर 1.2 बिलियन यूरोज की, यहाँ पर पाउंड्स की बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर मिली है NHS के बिजनेस सर्विस अथॉरिटीज़ के थ्रू। NHS वर्क, नेशनल हेल्थ सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक जो सोल्यूशन है उसको सुधारने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कैसे प्राइवेट सेक्टर हमारा जो है वो यूके की इकोनॉमी में कोलैबोरेट करता है। तो चलिए, अब आपसे विदा लेते हैं हम आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे बने रहिए। थैंक यू सो मच। मोस्टली न्यूज़पेपर कवर कर दिया, वर्ल्ड पेज में इतना कुछ खास था नहीं, मेजॉरिटी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली थी। बाकी ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, कमेंट सेक्शन बताना और आपको किस चीज़ के वीडियोस चाहिए। बाकी कुछ और 10 ईयर्स एनालिसिस मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत सोच रखे हैं, वो मैं आपके लिए लाऊंगी, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।